अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को डिस्कस कर रहे थे। आज हमने उसके जो है वो 3 स्टेप्स डिस्कस किए थे, जिसमें पहले आपने एक सिस्टम एनालिसिस करना होता है, उसके बाद आपने अपना जो है वो एक सिस्टम डिज़ाइन जो है वो सेट करना होता है, फिर आपने सोचना होता है बिल्डिंग एंड होस्टिंग अपनी साइट के बारे में कि आपने इन हाउस करनी है या आउटसोर्सिंग करनी है। अब बेटे आपका 4th स्टेप है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में है, वह है टेस्टिंग द सिस्टम। जब आपने एक दफ़ा सिस्टम बिल्ड कर लिया, उसकी प्रोग्रामिंग कर ली, अब आपने अपने सिस्टम की टेस्टिंग करनी है। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के साइज़ के ऊपर। जितना आपके सिस्टम का साइज़ जो है वो लेंथी होगा, उतना ही ये डिफ़िकल्ट और लेंथी किस्म का प्रोसीजर हो सकता है। टेस्टिंग जो है वो ज़रूरी होती है। आप ये देखना चाहते हैं कि आपने किस तरह का सिस्टम डेवलप किया है, चाहे आपने ये सिस्टम आउटसोर्स किया है या इन हाउस जो है वो बिल्डिंग की है, आपको उसकी टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक कम्प्लेक्स ई कॉमर्स साइट के थाउजेंड्स ऑफ पाथवे हो सकते हैं। उसकी साइट को थाउजेंड ऑफ तरीक़ों से जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं, जिनमें से आपको हर एक को प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करना है और टेस्ट करना है, देखने के लिए कि आया आपने एक बेटर साइट डेवलप की है या नहीं। ये भी आपके लिए जो है वो अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि टेस्टिंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा बजट लग जाता है। नॉर्मली 50% जो आपका बजट जो है वो टेस्टिंग में कंज्यूम हो जाता है। तो टेस्टिंग की डिफरेंट तरह के टाइप्स है। पहले बात करते हैं यूनिट टेस्टिंग की। यूनिट टेस्टिंग में आप एक साइट के ईच एंड एवरी मॉड्यूल यानी कि हर पार्ट को अच्छे तरीके से टेस्ट करते हैं, जबकि सिस्टम टेस्टिंग में आप पूरी साइट को एज अ होल टेस्ट करते हैं, जिसमें नॉर्मली जैसे एक टिपिकल यूज़र एक सिस्टम को यूज़ करके देखता है कि भाई किस तरीके से ये काम कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह सिस्टम टेस्टिंग में एज अ होल पूरी साइट को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं एज अ यूज़र। ठीक है। उसके बाद बेटे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, जिसमें फर्म के की पर्सोनल्स या मैनेजर्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स डिपार्टमेंट से वो सिस्टम को यूज़ करते हैं। ठीक है। अपने इंटरनेट सर्वर पे सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद उसको एज अ यूज़र यूज़ करते हैं और ये वेरीफाई करते हैं कि क्या आपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स मीट कर लिए हैं या नहीं, यानी कि जो मकसद थे आपके साइट को डेवलप करने के, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए हैं या नहीं। तो ये 3 मेन टाइप्स हैं: यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। उसके बाद बेटे एक अनदर न्यू फॉर्म आना शुरू हो गई है टेस्टिंग की, विच इज़ कॉल्ड A/B टेस्टिंग या स्प्लिट टेस्टिंग। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक वेब पेज के 2 वेरिएंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, A एंड B वेरिएंट, और आप उस वेबसाइट को डिफरेंट यूज़र्स को जो है वो देते हैं। ये जो वेरिएंट्स हैं, आप डिफरेंट यूज़र्स को, कुछ यूज़र्स को वेरिएंट A देंगे, कुछ यूज़र्स को वेरिएंट B देंगे, और देखना आप चाहेंगे कि इनमें से कौन सा वेरिएंट ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे रहा है। ठीक है। तो जो A/B टेस्टिंग है, इसकी आगे डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं। इसमें आप एक टेम्पलेट टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप एक वेब पेज के लेआउट्स को चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइंस को चेंज कर सकते हैं। यानी कि टेम्पलेट के लिहाज से आप 2 तरह के वेरिएंट्स बना सकते हैं, लेआउट्स एंड डिज़ाइंस के लिहाज से। न्यू कॉन्सेप्ट टेस्ट जो है, इसमें आप एक कंट्रोल पेज जो है उसको चेंज कर सकते हैं। 2 डिफरेंट तरह के कंट्रोल पेज डेवलप कर सकते हैं, यानी कि वो जो होम पेज होते हैं वेबसाइट्स को मैनेज करने के लिए। फनल टेस्ट में जो है वो आप एक जो वेब पेज है उसमें डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़, जैसे कि प्रोडक्ट का जो पेज है, रजिस्ट्रेशन का पेज है, शॉपिंग कार्ट का पेज है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप डिफरेंट कर सकते हैं। आप 2 वेरिएंट इसके डेवलप कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा वेरिएंट जो है वो इस लिहाज से सूटेबल लग रहा है, कस्टमर्स के या यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सूटेबल है। इसके बाद बेटे एक मल्टीवेरिएट टेस्टिंग होती है, जो कि एक सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ टेस्टिंग है। ये A/B टेस्टिंग से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, टेक्निकल है। मल्टीवेरिएट टेस्टिंग में आप जो है वो एक वेब पेज में जो डिफरेंट एलिमेंट्स या वेरिएबल्स यूज़ हुए होते हैं, जैसे कि हेडलाइन, इमेज, बटन एंड टेक्स्ट, इस तरह के डिफरेंट चीज़ों को आप देखते हैं और इसकी बेस पे आप जो है वो यूनिक कॉम्बिनेशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यानी कि सपोज करें कि अगर आपके वेब पेज में 3 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट के 2 वेरिएंट्स हैं, तो 2 को आप जो है वो मल्टीप्लाई करें 3 से। ठीक है, 2 की पावर सॉरी आप 3 लें, तो आपके सामने जो है वो आ जाएगा 8। इसका मतलब है 8 पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकते हैं। यानी कि आपकी वेबसाइट पे जितने एलिमेंट्स हों, आपने जितने वेरिएंट बनाए हैं हर एलिमेंट्स के, आप उसके साथ उसकी पावर ले लें। ठीक है, तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा उतने कॉम्बिनेशंस जो हैं वो आप टेस्ट कर सकते हैं कि इनमें से एक एलिमेंट का ये वाला वेरिएंट, दूसरे एलिमेंट का ये वाला वेरिएंट, तीसरे एलिमेंट का ये वाला वेरिएंट अगर हम मिला लें तो हमारी वेबसाइट जो है वो बहुत एडवांस्ड किस्म की, अच्छी किस्म की वेबसाइट बन सकती है। तो ये बेटे मल्टीवेरिएट टेस्टिंग कहलाती है, जिसमें आप एक वेबसाइट के कॉन्टेंट्स यानी कि उसके डिफरेंट लेआउट, कलर, कॉन्टेंट, फॉर्मेट, हेडलाइन, इमेज, बटन, और इनको देखते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट के कितने वेरिएंट्स हैं, और इस तरह से आप पॉसिबल कॉम्बिनेशंस डेवलप कर सकते हैं।
ये सिस्टम टेस्टिंग है। उसके बाद बेटे इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। हमारे जहन में ये आता है कि आपने एक दफ़ा एक सिस्टम बिल्ड कर दिया, बस जी काम ख़त्म हो गया। नो बेटे, जब आपने एक सिस्टम बिल्ड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, तो आपका प्रोसेस तो अभी स्टार्ट हुआ है, एक सिस्टम की ऑपरेशनल लाइफ तो अभी स्टार्ट हुई है। सिस्टम बहुत से रीजंस की वजह से ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है, बहुत से प्रिडिक्टेबल किस्म के इवेंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से आपका सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए आपके सिस्टम को कंटिन्यूस चेकिंग, टेस्टिंग और रिपेयर की ज़रूरत होती है। तो सिस्टम की मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वाइटल है, और बहुत सी कंपनीज इसकी बजटिंग नहीं करती, जिसकी वजह से फेलियर का सामना करना पड़ता है। एनुअल सिस्टम मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो टिपिकल ई कॉमर्स साइट को $40,000 से लेकर जो है वो $5 से टू $7 लाख तक बर्दाश्त करनी पड़ सकती है। तो एक सिस्टम को, एक ई कॉमर्स साइट को मेंटेन करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ई कॉमर्स साइट जो है वो हर टाइम चेंज के प्रोसेस से होती रहती है, इंप्रूवमेंट्स आ जाती हैं, नए से नए सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी आ जाती है, सिक्योरिटी सिस्टम्स आ जाते हैं, ठीक है, लूज होल्स जो हैं वो फाइंड आउट हो जाते हैं और उसकी बेस में नए सिक्योरिटी मेथड्स आ जाते हैं। तो आपको जो है वो नॉर्मली 20% जो टाइम है अपना, वो तो आपको डिफरेंट तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस को पूरा करने के लिए देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो 20% और टाइम जो है वो आपके डाटा फाइल्स में जो चेंजेस होते हैं उनको देना पड़ता है, और जो आपका रिमेनिंग 60% टाइम होता है वो आपका मेंटेनेंस टाइम जो है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में लगता है, जिसमें आपको अपनी प्रोडक्ट एंड प्राइस की चेंजेस, कैटलॉग में जो आपने चेंजेस करनी है, अपने सिस्टम को जो एनहेंस करना है, उसमें आपके लग जाती है। तो इस तरह देखें कि आपका 100% टाइम साइट की मेंटेनेंस में यूटिलाइज होता रहता है। तो एक ई कॉमर्स साइट की सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है कि आपके पास कितनी डेडिकेटेड टीम है एम्प्लॉयज़ की, जिनका काम ये है कि वो आपकी साइट को मॉनिटर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और चेंजिंग कंडीशंस के हिसाब से उनको जो है वो एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी वेब टीम जो है वो मल्टी स्किल्ड होनी चाहिए, इसमें डिज़ाइनर्स होने चाहिए, प्रोग्रामर्स, बिजनेस मैनेजर्स होने चाहिए, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। तो वेब टीम का जो सबसे पहला काम है वो तो ये है कि कस्टमर्स के फीडबैक को देखना और फ़ौरन से कस्टमर को साइट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्ड करना। फिर सेकेंडली इनका काम ये है कि एक सिस्टमैटिक वे में मॉनिटरिंग करेंगे, टेस्टिंग प्लान जो है वो डेवलप करेंगे वीकली, डेली, इंश्योर करने के लिए कि लिंक्स ऑपरेटिंग है, कोई डेड लिंक तो नहीं है, ठीक है, जो ओपन ही नहीं हो रहा, प्राइजेस करेक्ट हैं, पेजेस अपडेटेड हैं या नहीं, ठीक है। तो एक लार्ज बिजनेस के थाउजेंड्स ऑफ वेब पेजेस हो सकते हैं और आपको उन सबको अपडेट करना होता है, तो ये एक बड़ा जो है वो कम्प्लेक्स किस्म का टास्क है। और थर्ड काम जो एक वेब टीम का होता है वो बेंचमार्किंग होता है, जिसमें वो अपनी साइट को, अपनी साइट की परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली कंपेयर करती है अपने कंपेटिटर की साइट्स के साथ, स्पीड के हिसाब से, क्वालिटी को देखने के लिए, डिज़ाइन को देखने के लिए, और उसके हर टाइम नज़रें जो है वो प्राइस एंड प्रमोशन के ऊपर जो है वो लगी रहती हैं कि क्या मार्केट चेंजेस हो रही हैं जिसके मुताबिक हमने अपनी साइट को अपडेट करना है। तो बेटा वेब जो है वो एक कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रही होती है, इस वजह से कस्टमर्स बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं अगर एक साइट डिसफंक्शनल हो। तो साइट मेंटेनेंस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक साइट को डेवलप करने के बाद, ठीक है। तो ये बेटे जो आपका सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो यहाँ पे जाके कंप्लीट होता है साइट इम्प्लीमेंटेशन तक। तो आपने देखा बेटे कि किस तरह आप अपने एक ई कॉमर्स साइट को बिल्ड कर सकते हैं, एक अपनी एक ई कॉमर्स प्रेजेंस जो है वो डेवलप कर सकते हैं। कि सबसे पहले तो आपको अपने एक सिस्टम एनालिसिस करना, पहले तो आपको कुछ फैक्टर्स का पता होना चाहिए। जब आप उन फैक्टर्स को एनालाइज कर लेंगी तो आप बाकायदा एक सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करेंगी, जिसमें आप सबसे पहले अपना सिस्टम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर अपना सिस्टम डिज़ाइन आप बताएंगे, लॉजिकल एंड फिजिकल डिज़ाइन फिर अपने सिस्टम को आपने बिल्ड करना है, इसमें आपने इन हाउस डेवलपमेंट करनी है या आउटसोर्सिंग करनी है, फिर आपने टेस्टिंग करनी है और फिर आपने बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन करनी है। अब बेटे इस टॉपिक के बाद जो आपका टॉपिक बनता है वो है बेटे कि चूजिंग सॉफ्टवेयर। मैंने ऊपर आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए बताया था कि जहाँ पे आपने अपने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बिल्ड कर लिया है कि हम अपनी ई कॉमर्स प्रेजेंस कैसे डेवलप करेंगे, उसके बाद बेटे आपको नेसेसरी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के इंफ्रास्ट्रक्चर का आइडिया होना भी ज़रूरी है, ठीक है। एज अ बिजनेस मैनेजर आपने एक ई कॉमर्स प्रेजेंस क्रिएट करनी है तो आपको सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का पता होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर को चूज़ करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट अंडर करना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल वर्सेस मल्टी टायर्ड वेबसाइट आर्किटेक्चर। बेटे ई कॉमर्स की डेवलपमेंट से पहले जो वेबसाइट्स थी वो बड़ी सिंपल होती थी, उनमें जो वेब पेजेस होते थे
बड़े सिंपल किस्म के वेब पेजेस जो हैं वो कस्टमर्स को या यूज़र्स को उनकी रिक्वेस्ट पर डिलीवर किए जाते थे। नॉर्मली यूज़र्स जो हैं वो अपने ब्राउज़र्स के थ्रू HTML पेजेस की यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में पेजेस की रिक्वेस्ट करते थे, ठीक है। और जो वेबसाइट के सॉफ्टवेयर्स थे वो बहुत सिंपल होते थे। उनमें एक सर्वर सॉफ्टवेयर होता था जहाँ से वो कॉन्टेंट्स को, जो भी उस वेबसाइट के कॉन्टेंट्स से उनको रिट्रीव करके आपके सामने प्रेजेंट कर देते थे। ऐसी अरेंजमेंट को सिंगल टायर सिस्टम कहते हैं। सिंगल टायर सिस्टम आर्किटेक्चर कहते हैं। तो सिस्टम आर्किटेक्चर जो है वो सॉफ्टवेयर्स की अरेंजमेंट होती है, सॉफ्टवेयर्स, मशीनरी एंड टास्क की अरेंजमेंट इस तरीके से करना ताकि आप एक स्पेसिफिक किस्म के फंक्शन को पूरा कर सकें। जिस तरह देखें कि ऊपर कस्टमर आपको रिक्वेस्ट सेंड करता था, तो स्टार्टिंग पेज वेब पेजेस थे वो सिंपल से होते थे, और एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होता था जहां से वो वेब पेजेस जिस तरह भी आपने बनाए हैं वो स्टैटिक फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट हो जाते थे, सामने आ जाते थे। तो सिस्टम आर्किटेक्चर बहुत सिंपल था उस टाइम, उसे सिंगल टायर सिस्टम आर्किटेक्चर कहते थे। बहुत सी वेबसाइट्स ने इस तरीके से स्टार्ट किया, कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होती थी, बस वेबसाइट्स के ऊपर गुड्स की को डिस्प्ले किया जाता था, गुड्स की डिस्क्रिप्शन लिखी जाती थी, कस्टमर वहाँ से कैटलॉग को देखते थे और उसके बाद टेलीफोन के थ्रू जो है वो ऑर्डर प्लेस कर देते थे। कोई भी मेल या ईमेल आईडी या शॉपिंग कार्ट वगैरह का सिस्टम नहीं था। लेकिन जब ई कॉमर्स डेवलप हुई तो आपको बहुत तरह की इंटरेक्टिव किस्म की फंक्शनैलिटी साइट में नज़र आना शुरू होगी, जैसे कि यूज़र जो है वो अपना नेम और एड्रेस जो है वो फॉर्म्स पे देना शुरू हो गया, कस्टमर के ऑर्डर्स ऑनलाइन लेना स्टार्ट कर दिए गए, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया गया, प्राइजेस कंसल्ट की जा सकती थी, प्रोडक्ट डाटाबेस कंप्लीटली मेंटेन किए जाने लगे जिनमें प्रोडक्ट की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो रखी जाती थी। तो ये जो एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी थी इसकी वजह से आपको नंबर ऑफ़ वेब एप्लीकेशन सर्वर्स जो है वो डेवलप करने पड़े और आपका सिंगल टायर सिस्टम आर्किटेक्चर कन्वर्ट हो गया मल्टी टायर्ड सिस्टम आर्किटेक्चर में, कि आपके अपने प्रोसेसिंग लोड्स को हैंडल करने के लिए। तो मल्टी टायर्ड जो सिस्टम आर्किटेक्चर है उसमें नंबर ऑफ़ वेब एप्लीकेशन सर्वर्स यूज़ होते थे। ये स्पेशलाइज्ड किस्म के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स थे जो कि ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने के लिए डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे। इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सर्वर्स के साथ साथ ई कॉमर्स साइट को जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन अपने एग्जिस्टिंग डाटाबेस से भी पुल करनी पड़ती थी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के जो अपने पुराने बैकएंड या लेगेसी डाटाबेस थे उनमें एक नंबर ऑफ़ इन्फॉर्मेशन स्टोर थी, कस्टमर्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, एम्प्लॉयज़ के बारे में, वेंडर्स के बारे में। आप उनको डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते थे, आपको उस इन्फॉर्मेशन को पुल करना था अपने न्यू एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। इस वजह से सिस्टम में एक एडिशनल लेयर जो है वो ऐड होगी, जिसे बैकएंड सिस्टम लेयर जो है वो कहा गया, कि अपने बैकएंड या लेगेसी सिस्टम के अंदर से कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये बेटे फिगर 4.11 आपके सामने बनी हुई है। पहले आपके सामने टू टायर आर्किटेक्चर यानी कि सिंगल टायर आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है कि यूज़र रिक्वेस्ट करता है वेब पेजेस की, ठीक है, वो वेब सर्वर तक जाती थी, वेब सर्वर अपने कंटेंट मैनेजमेंट सर्वर यानी कि अपने सॉफ्टवेयर से रब्ता करता है, वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है, पेज बना पड़ा होता है, वो पेज रिट्रीव करके कस्टमर को सेंड कर देता है। तो दिस इज़ कॉल्ड टू टायर आर्किटेक्चर। एक यूज़र और एक वेब सर्वर के सॉफ्टवेयर के दरमियान कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ बेटे मल्टी टायर आर्किटेक्चर आ गया, जिसमें कितनी लेयर्स ऐड हो गई आपको नज़र आ रही हैं कि पहले वेब सर्वर लेयर है जिसमें इंटरनेट रिक्वेस्ट जब आ रही हैं वेब सर्वर्स उनको रिसीव कर रहा है। उसके बाद बेटे दरमियान में मिडिल टायर लेयर आ गई है जिसमें डिफरेंट तरह के एप्लीकेशन सर्वर्स मौजूद हैं, ई कॉमर्स सर्वर्स मौजूद हैं, डाटाबेस सर्वर्स हैं, एड सर्वर हैं, मेल सर्वर हैं, नंबर ऑफ़ अलग अलग कंप्यूटर्स हैं आपके पास इस तरह की फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। और उसके बाद बेटे बैकएंड लेयर है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम पे मौजूद होती है कंपनी के, जिस तरह कॉर्पोरेट की एप्लीकेशंस होती हैं, फाइनेंस सिस्टम है, आपका मैनेजमेंट रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम है, एंटरप्राइज सिस्टम है, आपका HR सिस्टम्स हैं, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पड़ी है। आपको उन सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना है, अपने कस्टमर्स, अपने प्रोडक्ट्स, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन को पुल करना है अपने एग्जिस्टिंग डाटाबेसिस से। तो दिस कैन बी डन थ्रू विद द हेल्प ऑफ बैकएंड लेयर। तो इस तरह देखें कि मल्टी टायर आर्किटेक्चर में एक वेब सर्वर जो है वो सेवरल किस्म की मिडल टायर लेयर के साथ लिंक्ड होता है, जिसमें सीरीज़ ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं, और इसके साथ साथ एक वेब सर्वर एक बैकएंड लेयर के साथ भी लिंक्ड होता है जहाँ पे आपका एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट सिस्टम है, एग्जिस्टिंग डाटा मौजूद है जिसको पुल किया जाता है आपके सिस्टम के अंदर। तो इस तरह बेटे देखें कि जैसे ई कॉमर्स की डेवलपमेंट होगी तो आपका ये जो टू टायर सिस्टम है, ये सिंगल टायर सिस्टम है, ये कन्वर्ट हो गया मल्टी टायर सिस्टम में। तो मल्टी टायर आर्किटेक्चर जो है इसमें एक वेब सर्वर एक नंबर ऑफ मिडल टायर लेयर के साथ लिंक्ड होता है, जिसमें एक सीरीज़ ऑफ एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं। हर एप्लीकेशन सर्वर एक स्पेशलाइज्ड किस्म का टास्क परफॉर्म करता है, कोई ऐड को डिस्प्ले करवाता है, कोई मेल्स को हैंडल कर रहा है, कोई डाटाबेस मेंटेन कर रहा है, कोई एप्लीकेशंस को रन कर रहा है, कोई शॉपिंग कार्ट की सहूलत आपको दे रहा है।
और उसके साथ साथ आपको अपने एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट सिस्टम्स को भी लिंक्ड करना है, तो इसे कहते हैं बैकएंड लेयर के थ्रू एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट सिस्टम्स को लिंक करना। तो एक मल्टी टायर जो साइट होती है उसके ज़्यादा फिजिकल कंप्यूटर्स उसको मेंटेन करने पड़ते हैं, क्योंकि उसने ज़्यादा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को चलाना होता है और वर्कलोड को उसने डिफरेंट तरह के कंप्यूटर्स में शेयर करना होता है। इस वजह से मल्टी टायर आर्किटेक्चर में नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बेटे देखें कि वेब सर्वर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, हमने ऊपर पढ़ लिया कि पहले एक 2 टायर सिस्टम होता था, मल्टी टायर सिस्टम है जिसमें काम किया जाता है। तो आपके जो हर ई कॉमर्स साइट है उसको कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है कस्टमर के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करने के लिए, कस्टमर्स की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। तो जब आपने एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर मीन्स के जो वेब सर्वर कहते हैं वो मेन साइट का कंप्यूटर। तो जो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है उसके लिए आपको, उसका मतलब ये है कि आपने अपनी वेबसाइट के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना है अपनी वेबसाइट के कंप्यूटर्स के लिए। तो अपैची बेटे एक लीडिंग जो है वो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है जो कि लिनक्स एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, तो अपैची जो है ये एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है। आपको पता है कि यूनिक्स जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और लिनक्स जो है वो भी यूनिक्स की ही एक एब्रीविएशन थी, डेरिवेटिव थी जो पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए डेवलप की गई। तो अपैची जो है वो इंटरनेट इनोवेटर्स की वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी ने डेवलप किया। ये फ्री है और आप डिफरेंट साइट से इसको वेब पे डाउनलोड कर सकती हैं। ठीक है, और आप इसको बहुत से IBM वेब सर्वर्स के साथ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामर्स जो है वो अपैची के ऊपर काम करते रहे हैं। ये बहुत स्टेबल किस्म का सॉफ्टवेयर है जिससे आपको वेबसाइट के टूल मिल जाते हैं और आप वेबसाइट को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, ये भी एक पॉपुलर टाइप ऑफ वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है। IIS जो है ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है और ये माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी डिवाइसेस होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके साथ ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर सकते हैं। तो इस तरह बेटे देखें कि जो वेब सर्वर जो भी हो, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर्स, उनमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ का होना ज़रूरी है। ये टेबल 4.4 में फंक्शनैलिटीज़ लिखी हुई हैं कि जो वेब सर्वर्स होते हैं यानी कि जो वेबसाइट के कंप्यूटर्स होते हैं, वेबसाइट के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहली फंक्शनैलिटी तो ये नहीं होनी चाहिए कि ये प्रोसेसिंग ऑफ HTTP रिक्वेस्ट के कस्टमर से हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की फॉर्म में जो रिक्वेस्ट आती है ये इस काबिल हो कि उस रिक्वेस्ट को, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिसीव कर सके, रिस्पॉन्ड कर सके। फिर बेटे सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें यानी कि SSL सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के तहत काम कर सकें। ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड को वेरीफाई कर सकें, सर्टिफिकेट्स के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें, पब्लिक की इंक्रिप्शन के प्रोसेस को यूज़ कर सकें क्रेडिट कार्ड की प्रोसेसिंग के लिए। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इनमें होना ज़रूरी है जिसमें लार्ज फाइल्स एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक ट्रांसफ़र हो सकें। सर्च इंजन की फैसिलिटी होनी चाहिए जिसमें आप साइट के कंटेंट को सर्च कर सकें, इंडेक्स कर सकें, एक तरतीब में लिख सकें और कस्टमर वहाँ पे कीवर्ड्स लगाए यानी कि कस्टमर ने उस साइट से जो भी ढूंढना है तो वो सामने आ जाए। डाटा को कैप्चर करने की इसमें फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। जो भी कस्टमर्स विजिट्स कर रहे हैं उनकी कंप्लीट डिटेल, टाइम, ड्यूरेशन, रेफरल सोर्स, वो कहाँ से आए, सारी डिटेल कैप्चर हो जानी चाहिए। ईमेल की फैसिलिटी होनी चाहिए, फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि एक वेब सर्वर जो है वो ईमेल्स को सेंड करने, रिसीव करने और स्टोर करने की फंक्शनैलिटी उसमें होनी चाहिए। और डिफरेंट तरह की साइट मैनेजमेंट टूल्स होनी चाहिए कि डिफरेंट तरह के साइट को मैनेज करने के लिए यानी कि कितने यूनिक विजिटर्स आए, कितने लोगों ने पेज को रिक्वेस्ट किया, कहाँ से रिक्वेस्ट ज़्यादा की गई, कितने लोगों ने पेज पे क्लिक किया, कौन सी आइटम पे ज़्यादा क्लिक हुआ, इस सारी चीज़ को जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करना कहलाता है साइट मैनेजमेंट टूल्स। तो ये बेटे फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर में मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो वेब सर्वर वेबसाइट के कंप्यूटर्स को कहते हैं। तो वेबसाइट को अपनी फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों की ज़रूरत है। तो एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर की जो लीडिंग वेंडर्स हैं वो अपैची है और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है जो मैंने ऊपर आपको बताएं। और जो भी वेब सर्वर सॉफ्टवेयर हो उसमें कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ का होना ज़रूरी है जो मैंने आपके सामने जिक्र की कि ये HTTP रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकें, सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड कर सकें, फाइल्स को ट्रांसफ़र करवा सकें, सर्च इंजन की फैसिलिटी दे सकें, डाटा को कैप्चर कर सकें, ईमेल की फैसिलिटी दे सकें और साइट मैनेजमेंट टूल्स जो हैं उनमें मौजूद हों जिससे साइट को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके। बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में।